हेलो दोस्त, चलिए आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज आप लोग के लिए पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हम लोग 38 तक क्वेश्चन कर चुके थे कल फर्स्ट वाले वीडियो में। अब हम लोग 39 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है, जो कि कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है या कार्य नहीं करते हैं, और कौन आपका वायरस है। ठीक है, इसको हम लोग विषाणु भी बोलते हैं, किसको, वायरस को। तो इसका देखिए कि आपका डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है आपका कि जो विषाणु है वो कोशिका के अति सूक्ष्म जीव है। जो विषाणु आपका वो क्या अति सूक्ष्म जीव है, और क्या ये जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश में वृद्धि कर सकते हैं। ये जो जीवित कोशिका है ना, उसी के वंश में ये क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिक के अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं या बने होते हैं। ये जो आपका जो विषाणु होते हैं, ये क्या होते हैं, नाभिक के अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, शरीर के बाहर ये क्या होते हैं, मृत होते हैं। ठीक है, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। जब भी शरीर के बाहर ये विषाणु रहेगा तो ये क्या होगा, क्या होगा, मृत होगा। और जब भी शरीर के अंदर आएगा तो जीवित होगा। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय वनस्पतिक शास्त्री स्लाइडेन तथा श्वान को दिया जाता है। तो स्लाइडेन क्या थे, वनस्पति शास्त्री थे, लेकिन जो ये स्लाइडेन क्या थे, वनस्पति शास्त्री थे, और जो श्वान थे जंतु शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। तो कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र होता है वो क्या होता है, केंद्र होता है। जो कोशिका, ये कोशिका मान लीजिए है, तो इसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र यही क्या होगा, इसका नियंत्रक, यही केंद्र ही क्या इसका पूरा कोशिका का नियंत्रण करते रहेगा हर तरह से। तो इसका देखिए कि चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है। जो ये कोशिका होती है, यह क्या होती है, विशिष्ट एक पारगम्य कला होती है। इससे क्या होती है, चारों साइड से घिरी हुई रहती है। अतः इसमें प्रायः स्वजन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। जितना भी जीव है सभी का शरीर क्या होता है, कोशिका से निर्मित होता है। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। जो केंद्रक है ये क्या है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति का केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का शक्ति का केंद्र किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है। तो कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। कहाँ होगी दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में किए थे। कितना ईस्वी में किए थे, 1890 ईस्वी में किए थे। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, ये क्या होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका द्रव्य में क्या होती है, बिखरी रहती है। तो अल्टमान ने इसे बायोप्लास्टर तथा बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो देखिए कि जो अल्टमान है इसको बायोप्लास्टर भी कहे थे, और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए थे। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसका आकार और आकृति, इसका जो आकार और आकृति है परिवर्तनशील होता है। इसका क्या परिवर्तन, मतलब कि हमेशा परिवर्तन होते रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। यह कोशिका द्रव्य में कणों, सूत्रों, छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अतः झिल्ली के चारों ओर घिरी रहती है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो क्योंकि 36 एटीपी अणु जो एक ग्लूकोज अणु में टूटने से बनता है, उनमें से 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है, बन जाते हैं, और दो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बनते हैं, 36 बन जाते हैं टोटल मिला के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस को कोशिका के शक्ति गृह के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो उपयुक्त में से किसको जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है।
तो देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जान चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया किसको क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 43 आएगा। 43 देखिए कि देश को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। तो देखिए कि 44 क्वेश्चन, देश वह कोशिका के अंग है जिसमें शोषण और उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक क्रिया होती है। तो कौन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ही होगी। ठीक है, और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। कौन सा है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना, सबसे बड़ी कोशिका है वो। तो देखिए कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो क्या 170 mm का होता है। कितना mm का होता है, 170 mm का होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है। और इसे बिना किसी युक्त सहायता से देखा जा सकता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसको हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी क्या होता है, देख सकते हैं। जबकि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका जो होती है जो ध्यातव्य है कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कितना ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। कौन सा, केरोटीन है। जो प्रोटीन है उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। चलिए इसके बाद इंग्लिश भी हम लोग देख लेते हैं। तो विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज। तो इसका क्या होगा, केरोटीन होगा आंसर इसका। देखिए कि केरोटीन प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। कौन, प्रोटीन उपकला। तो मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है, और जबकि शेष प्रोटीन भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो मनुष्य का शरीर है ना, 10 का जो संश्लेषण है ना वो खुद शरीर स्वयं कर लेता है, और 10 का जो प्रोटीन प्राप्त करता है वो भोजन से प्राप्त करता है। जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किसमें, सोयाबीन में पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। तो कौन है, जीव द्रव्य। तो देखिए कि जीव द्रव्य के बारे में जानते हैं। जीव द्रव्य, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को जीव द्रव्य कहते हैं, तो जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। जो देखिए जीव द्रव्य में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म और नाभिक होते हैं, तो इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। यह एक गाढ़ा रंगीन लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। कौन, साइटोप्लाज्म। तो जीवों की सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। जीव में जितना भी सारी क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, साइटोप्लाज्म के द्वारा होती है, जीव द्रव्य के द्वारा होती है। इसकी खोज डुर्जार्डिन ने इसका नामकरण इसकी खोज डुर्जार्डिन ने इसका नामकरण जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जीवन की मौलिक संगठनात्मक इकाई कोशिका के द्रव पदार्थ को परिभाषित करने के लिए प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य शब्द प्रतिपादित किया था। किसने किया था, जे.ई. पुरकिंजे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवों में पोषण की क्रियाएं में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज को 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पायरोवेट कहा जाता है। तो देखिए पायरोवेट साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। तो लेकिन पायरोवेट ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो सभी जीवों में पोषण पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन आपस में अणुओं को विखंडित होने से 3 कार्बन अणु को पायरोवेट कहा जाता है। जब ग्लूकोज होता है ना, जब ग्लूकोज 6 कार्बन में टूटता है तो उससे जो 3 कार्बन बचते हैं ना, 3 कार्बन जो अणु बचते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोवेट कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। तो देखिए कि पहला ऑप्शन आपका न्यूक्लियस अच्छी तरह से
अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं होता है, व्यवस्थित है अच्छी तरह से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, फिर पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो देखिए कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में वे कोशिकाएं कहलाती है जिनमें केंद्रक कला तथा तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इनमें केंद्रक पदार्थ प्रोटीन डीएनए कोशिका के सीधे संपर्क में नहीं रहते बल्कि केंद्रक द्रव्य में संपर्क रहते हैं। तो इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है शैवाल, नीले हरे शैवाल के अतिरिक्त सभी विकसित जंतु, वनस्पति कोशिकाएं अतः उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो क्योंकि पादप कोशिकाओं को क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्या जो है जो पादप कोशिका में उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बेग कहा जाता है? किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। तो देखिए लाइसोसोम जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनियमित आकार की आवरण युक्त गोल थैलीनुमा रचना है। कौन? लाइसोसोम। अतः अंतः यह कोशिका पाचन में मदद करता है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका पाचन में मदद करता है। इनका कार्य कोशिकाओं के अंदर पहुंचे खाद्य पदार्थों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करना है। किसका? लाइसोसोम का। तो इनके फटने पर कोशिकांग स्वपाचन भी हो जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। चलिए दोस्तों, आज तक यहीं रखते हैं। इसके बाद फिर आप लोग साथ आएंगे कितने पार्ट 3 लेकर के। थैंक यू दोस्त।